प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं, है ना, जितने भी आपके गणित से जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है ना, उन सभी सूत्र को हम लोग देखने वाले हैं। आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। जितने भी गणित में प्रमुख रूप से जो सूत्र होते हैं, उन सभी सूत्र के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्षेत्रफल से, आयतन से, है ना, क्षेत्रमिति, ये सभी से प्रश्न आपका तभी बन पाएगा, है ना, जब पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यदि आपको सूत्र याद है तो बनेगा, और यदि नहीं याद है तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी सूत्रों को अच्छे तरीके से चलिए देखते चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं आयत, ठीक है ना। तो आयत से जितने भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्र को हम चलिए देखते हैं। और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। चलिए, तो देखिए, पहला है आपके सामने कि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप या फिर उसको परिधि बोलो या परिमिति बोलो, तीनों का मतलब एक ही है ना। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है ना। चलिए, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, चाहे वर्ग हो या फिर आयत, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आयत का यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, लंबाई इसको कहते हैं, है ना। ये हो गया आपका विकर्ण और ये हो गई चौड़ाई। चलिए, अब देखते हैं हम वर्ग का सूत्र, ठीक है ना। चलिए देखिए, वर्ग का प्रत्येक भुजा समान तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होते हैं, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या तो फिर आप भुजा गुने भुजा भी बोल सकते हो। वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, ठीक है। ये रहा आपका वर्ग, है ना। वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, और ये रहा आपका विकर्ण, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं वृत्त। वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूले के ऊपर ध्यान लगाते हैं। चलिए, ये देखिए, आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। वृत्त में जीवाओं की संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। ये हम ऐसे ऐसे करके जो दे रहे हैं, ये क्या है, ये जीवा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जीवा इसमें डाल सकते हैं, और जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो क्या होगी, वो होगी आपका व्यास, ठीक है। चलिए, तो आगे कहता है कि वृत्त की त्रिज्या होता है व्यास बटे, यानी व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, बटे हो जाएगा 2, और व्यास की जो ये वृत्त का जो व्यास होगा वो होगा त्रिज्या गुने 2, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ की पाई का मान होता है 22/7, या तो फिर हम दशमलव में इसको 3.14 भी कह सकते हैं, ठीक है। और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। और आगे आइए, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2 पाई आर बटे 2 प्लस 2r। इसी को आप अगर आगे हल करोगे तो 2 कट कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद जैसे फिर इसको हम कह सकते हैं पाई आर प्लस 2r, या तो फिर हम इसको कॉमन लेंगे आर का, तो हो जाएगा आपका r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें और है कि वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। वलय यानी कि छल्ला, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई यानी बड़ी आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपका पाई कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना, इंटू आर स्क्वायर माइनस में बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं, तो इसको हम लोग तोड़ करके भी लिख सकते हैं, आर प्लस, है ना, आर यानी बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। चलिए, जहाँ पर आर और बड़ी आर और ये छोटी आर जो है सो बाह्य और आंतरिक वलय की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। यानी ये हो गया आर, जो बड़ी आर है ये बाहरी त्रिज्या है, यह छोटी आर जो है सो ये आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है ना। देखिए, वलय कैसा होता है मैं बता दूँ, ये रहा आपका बड़ी वृत्त, है ना, और ये छोटे हो गया वृत्त, है ना। तो अब जो शेष बचा है, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, तो बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त काट के हटा दोगे तो वलय का निकल जाएगा, उसी को वलय कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का, है ना, जो कि आपके 10th में जो सो ये सभी फार्मूले ज़्यादा करके प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर त्रिज्यखंड का चित्र बनाया हुआ है ना। इसका होता है सूत्र की पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और चाप की जो लंबाई होती है ना, चाप की लंबाई ए बी, है ना, जो देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये हो गया आपका चाप की लंबाई। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए, या तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री, ठीक है ना। ये 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए,
त्रिज्यखंड का परिमाप होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं एल प्लस 2 आर, ठीक है ना। एल होता है लंबाई। चलिए आगे देखिए, आगे आपके सामने है ना, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुने चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई गुने त्रिज्या, और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, बटे 360 डिग्री प्लस 1/2, है ना, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए वृत्तखंड ये है आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका वृत्तखंड। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझा दिया गया है। ये जो अब जो ये नीचे जो बचा है ये आपका है वृत्तखंड। चलिए अब देखिए हम अगला देखते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, है ना, साइन थीटा, ठीक है। और एक सूत्र और इससे बनता है कि लघु वृत्तखंड की परिसीमा, है ना, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, है ना, थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 2 आर साइन थीटा बटे 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज से जितने भी इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण सूत्र, है ना, उन सभी सूत्र के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। ये देखिए ये त्रिभुज रहा आपका, है ना, ए बी सी, है ना, ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी होती है, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। भुजा के लंबाइयों के अनुसार 3, जैसे कि आपका समबाहु या विषमबाहु, है ना, समत्रिबाहु त्रिभुज, है ना, इसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, इसकी केवल 2 भुजा ही समान होती है, यानी कि बराबर होती है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है, ठीक है ना। जबकि आ जाइए अब देखते हैं, जबकि कोण के अनुसार से भी त्रिभुज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, इसकी एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री की होती है ना। जैसे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर लंब है, बी सी क्या है आधार, और ए सी क्या है कर्ण है, ठीक है ना। ये देखिए जैसे कि मान के चलिए ये आपका त्रिभुज है ना, यहाँ पे देते हैं ए और ये बी और ये आपका सी, है ना। तो ए बी क्या हो गया आपका लंब हो गया, है ना, बी सी क्या हो गया ये आधार हो गया आपका, और ए सी क्या हो गया ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, जहाँ कोण भी क्या है 90 डिग्री है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके सामने है कि न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना, इसकी तीनों कोण न्यून कोण होती है, यानी कि 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज बनेगा ये तीनों कोण जो होगा ये 90 डिग्री से कम होंगे तीनों जगह पे, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं न्यून कोण। और अधिक कोण में होता है कि इसकी एक कोण अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक होती है, और बाकी जो शेष 2 बचते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने, है ना, ऊंचाई, या फिर इसको शीर्षलंब भी बोलते हैं। और एक होता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना, इंटू एस माइनस सी। अब सवाल ये उठता है कि एस क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए एस होती है त्रिभुज की अर्ध परिमिति, जिसको कि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कहते हैं, यानी ए और बी और सी क्या है, तो त्रिभुज की पहली भुजा, है ना, त्रिभुज की दूसरी भुजा बी हो गया, त्रिभुज की तीसरी भुजा सी हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले। देखिए अगला पॉइंट है आपके सामने कि त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है ये आपका ए प्लस बी प्लस सी, या उसको हम लोग 2s भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका कि समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर 3/4, है ना, गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है 3 गुने 1 भुजा, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर में s इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। और समद्विबाहु, है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समान भुजा का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, है ना, इसका होता है सूत्र 2 रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये रूट अंडर में है क्षेत्रफल। आइए, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है 2 गुने, है ना, भुजा। चलिए अब देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरो का सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जो हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे ऊपर में, है ना, ये वाला देखिए यहाँ पे हीरोन का सूत्र था ना,
इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए अब आते हैं चतुर्भुज पे, ठीक है। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, है ना। चतुर्भुज के अभिमुख यानी कि सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, है ना, यानी हाफ गुने डी और गुने P1 प्लस P2, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये डी क्या है, तो डी है आपका विकर्ण, P1 और P2 है क्रमशः विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं ना, तो इस तरह से, है ना, ये देखिए आपका ये रहा चतुर्भुज, है ना। तो इस तरह से ये विकर्ण और ये विकर्ण, इसी को P1 और P2 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और भी इसमें है कुछ कि चतुर्भुज का विकर्ण डी जो कि 90 डिग्री पर काटता है, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, D1 गुने D2, है ना, बटे 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला समचतुर्भुज, ठीक है। जिस समचतुर्भुज, है ना, जिस समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा समान परंतु कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र में भी बताया गया है। देखिए समकोण, ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, और समचतुर्भुज का परिमाप होगा 4 गुने भुजा, और समचतुर्भुज की भुजा होगी कितनी, 1/2 गुने रूट अंडर में D1 प्लस D2, है ना, का होल स्क्वायर दोनों पे लगे, सॉरी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ D क्या है, विकर्ण है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो है सो जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है यानी कि बराबर होती है और समांतर होती है, उसे ही समांतर चतुर्भुज कहते हैं, परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज की जो परिमिति होती है वो होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। चलिए अब आते हैं समलंब चतुर्भुज पे। समलंब चतुर्भुज से जितने भी फॉर्मूले हैं चलिए उसके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। यह है आपका जिस चतुर्भुज की 2 भुजा समांतर परंतु अन्य 2 भुजा असमांतर, ठीक है ना, यानी कि तिर्यक हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे चित्र में भी आपको बता दिया गया है, आकृति के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कैसा बनता है। अब देखिए अगला सूत्र आपके पास कि समलंब चतुर्भुज की परिमिति बराबर होता है चारों भुजाओं का योगफल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं घनाभ। घनाभ से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी के ऊपर, है ना, देखते हैं। देखिए ये घनाभ रहा आपका, ये घनाभ का चित्र है, ठीक है ना। देखिए घनाभ का प्रत्येक सतह जो होती है वो आयताकार होती है। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ और 6 सतह, है ना। पृष्ठ बोलो या सतह बोलो या फलक बोलो, बात बराबर ही है ना। उसमें घनाभ में जो सो 6 पृष्ठ होते हैं, है ना। उसके बाद जो सो जबकि 8 शीर्ष होते हैं, है ना, यानी कि कोण होते हैं। उसके बाद जो सो आपका साथ ही 12 किनारे होते हैं यानी कोर, और उसको हम लोग किनारे भी बोल सकते हैं, कोर भी बोल सकते हैं और भुजा भी बोल सकते हैं, है ना। एक चीज़ और लिखी हुई है कि नोट, है ना, घन में भी इसी प्रकार का समान स्थितियाँ होती है, ठीक है। घन में भी घनाभ में एक ही स्थिति होती है, ठीक है। घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। और घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुने, है ना, इसके बाद आपका ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। चलिए देखिए लंबाई को हम लोग L भी बोलते हैं और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, LVH, ठीक है। इस बातों के ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सूत्र आपके पास है ना। ये देखिए हम लोग अब घन का जो जितने भी हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं, घन के जितने भी फॉर्मूले हैं। चलिए देखिए, तो घन बराबर हो जाएगा आपका, है ना, घन का प्रत्येक सतह क्या होती है, वर्गाकार होती है। घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू या भुजा गुने भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। घन का संपूर्ण सतह होता है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण होता है रूट अंडर 3 गुने भुजा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेलन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को देखते हैं। चलिए देखिए बेलन में एक वक्र और 2 समतल पृष्ठ होते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है ना, पाई आर स्क्वायर, और बेलन का दोनों समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। या तो इन दोनों में देखिए 2 पाई आर कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन लेकर के 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। और खोखले बेलन का आयतन होता है आपका
है ना। खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, है ना, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन भी ले, ये देखिए ये पाई और एच को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूले ये सेट हो रहा है, तो आर प्लस छोटी आर प्लस बड़ी आर हो जाएगा, और बड़ी आर प्लस माइनस छोटी आर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु। शंकु से जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को देखते हैं। चलिए, शंकु के एक वक्र होते हैं, है ना, वक्र पृष्ठ होता है और एक समतल पृष्ठ होता है, ठीक है ना। शंकु में तिर्यक ऊंचाई को एल से हम लोग उसको दर्शाते हैं, ऊंचाई को एच और त्रिज्या को आर से, ठीक है। इस प्रकार से आपका एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर रूट अंडर में प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, और एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने ये शंकु का सूत्र है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई, और इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। चलिए अब देखिए शंकु के जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और शंकु के जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और शंकु के जो संपूर्ण पृष्ठ के जो क्षेत्रफल होते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, है ना, या तो हम उसको पाई आर और इंटू आर प्लस एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गोला। गोला से जितने भी संबंधित सूत्र हैं उन सभी को देखते हैं। चलिए ये देखिए गोला में एक वक्र सतह होते हैं, ठीक है ना, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। गोला का आयतन होता है 4/3 गुने पाई आर स्क्वायर क्यू, सॉरी पाई आर क्यू, ठीक है ना। और खोखले गोले का आयतन जो होता है 4/3 ये पाई और इंटू हो जाएगा बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका गोला है, ठीक है ना, जिस प्रकार का गेंद होता है, ठीक है ना, वैसा ही रहता है इसका आकृति। अब आ जाइए अर्धगोले पे, ठीक है ना, बिल्कुल कटोरे के समान, ठीक है। देखिए अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोला में एक समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है। अर्धगोला का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर या तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है 2/3, है ना, गुने पाई आर क्यू, ठीक है। और खोखले अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई, है ना, इंटू आर क्यू माइनस में छोटी आर क्यू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छिन्नक, जिसको कि हम लोग बाल्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है चलिए उसको देखते हैं। बाल्टी की धारिता जो होती है, धारिता को हम लोग आयतन भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1/3 पाई एच इंटू आर बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी कि बड़ी आर इंटू छोटी आर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाल्टी की तिरछी ऊंचाई यानी कि एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका बड़ी और माइनस में छोटी आर को घटा करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। और बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई एल, है ना, इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर, ठीक है। और उसके बाद जो सो बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल, है ना, और इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी ये आपका पाई छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति से जितने भी सूत्र हैं, ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है यहाँ से, है ना, प्रश्न, है ना। तो यदि सूत्र आपका याद है तो ही बन पाएगा इसका, है ना, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्लास 10th में त्रिकोणमिति में प्रश्न होता है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, लंब, है ना, होता है, और लंब को ही हम लोग सम्मुख भुजा भी कहते हैं, ठीक है ना। और आधार को हम लोग का क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं, ठीक है। और कर्ण तो कर्ण ही होता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा दिया है यहाँ पे थोड़ा सा। और देखिए लंब और आधार जो है ये थोड़ा उलट पुलट भी होता है, कभी लंब जो है सो ये संलग्न भुजा भी बन जाता है और आधार जो है सो कभी सम्मुख भुजा भी बन जाता है। और कर्ण तो बिल्कुल फिट होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए यदि थीटा का मान यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका क्या, सम्मुख भुजा, और ये हो जाएगा आपका संलग्न भुजा। और यदि थीटा का मान जो है, ये देखिए थीटा का मान यदि यहाँ पे हो तो ये हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा और ये हो जाएगा संलग्न भुजा, लेकिन ये कर्ण यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इसके कुछ सूत्र हैं जो, है ना, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। और कर्ण बराबर स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लंब स्क्वायर बराबर कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या तो हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या तो फिर आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर में स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट चढ़ेगा इधर, है ना। तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। अब आ जाइए इसके जितने भी प्रमुख सूत्र हैं, ठीक है, जो कि आपके बुक से है, ठीक है ना। ये देखिए साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना, और कोस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण,
और टेन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। और ठीक इसका विपरीत है ना, इसका विपरीत है, देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये कर्ण ऊपर चला गया और सम्मुख आ गया नीचे, ठीक है ना। और कोस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा, कर्ण देखिए ऊपर चला गया और संलग्न भुजा नीचे आ गया, ठीक है। और उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, संलग्न ऊपर चला गया, सम्मुख नीचे चला गया, ठीक है। तो ये सभी का विपरीत है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ संख्यात्मक मान होती है जो है ना, कि टेन थीटा यानी कि 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 30 डिग्री का मान 1/2 है ना, 45 डिग्री का मान 1/√2 है ना। उसके बाद ये साइन थीटा का मान जो ये आपका थीटा की जगह पर यदि 60 डिग्री रहे तो उसका मान हो जाएगा √3/2, ठीक है। और साइन थीटा 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसका जो है ये ऊपर का मान है ना, ये सभी मान लाते कैसे हैं। तो चलिए मैं देखिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिख दोगे है ना एक, है ना। चलिए ये देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं, ये देखिए है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है ना। उसके बाद सभी के नीचे में 4 लिख दोगे, ठीक है। ये 4 हो गया, ठीक है ना। ये देखते चलिए ये 4 हो गया। और उसके बाद रूट चढ़ा दोगे, ठीक है, सभी के ऊपर रूट चढ़ा दोगे थोड़ा सा। और उसके बाद जो है जब देखिए यहाँ पर इसको हम जब भाग देंगे तो ये आएगा 0 और इसका कितना निकलेगा 0 मान निकलेगा। फिर जो है सो यहाँ पे है आपका 1/4, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और बटे इसका कितना होगा 2, ठीक है ना। ये देखिए हम थोड़ा नीचे लिखते हैं जो कि आपको समझ में भी आएगा वहाँ पे, 1 मिनट, ये देखिए चलिए देखिए यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे है ना, तो ये देखिए इसका ये हो जाएगा 0/4, ठीक है ना। इसके बाद ये हो जाएगा 1 इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, है ना। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका √2 और बटे कितना 2, और उसके बाद ये आ जाएगा कितना 3 और बटे में कितना, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √3 होगा और ये 2 हो जाएगा और ये हो गया आपका 4 कट जाएगा 1, तो 1 का वर्गमूल 1। तो देखिए वही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1, ये 3/2 आया तो यहाँ पर देखिए 3/2 और ये जो सो आपका क्या होगा, ये जो है ये जो है ये कुछ इस प्रकार का होगा √2 है। फिर हम इसको नीचे का जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 गुने √2 है ना। फिर तो ये 2 ही होगा, √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये कट गया तो एक बार में, तो 1/√2 वही लिखा है यहाँ पर 1/2 देखिए, तो यहाँ पे वही है, ये 0/2 आया था, भाग देंगे इसको तो ये आएगा 0, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये कुछ मान इसमें भरे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ चुका होगा आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं हम अगले सूत्र को। तो ये सभी सूत्र जो भी है ना, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, है ना। अब आइए देखिए यहाँ पे कुछ है आपके सामने और भी इस चैप्टर से जो सूत्र हैं कि साइन थीटा, है ना। चलिए देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है ना। इससे और भी सूत्र बनते हैं, है ना। यदि साइन थीटा को यहाँ रहने देंगे तो हो जाएगा 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को रहने देंगे तो हो जाएगा 1/ है ना साइन थीटा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 और टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए और भी एक सूत्र होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर है आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का एक सारणी है आपके सामने जो कि वहाँ पर बढ़ते क्रम और घटते क्रम में बोलता है लिखने के लिए। तो देखिए साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा जो है जिस प्रकार से थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा उस तरह से वो क्या होगा उसका भी मान बढ़ेगा और कोस थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा जैसे जैसे उसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा ये घटेगा। कहने का मतलब बढ़ेगा घटेगा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये देखिए थीटा का मान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, कभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो और अलग अलग मान भी सबका दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है ना, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते और देखिए एक चीज़ और आपको ट्रिक यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये देखिए समय सी है ना, तो हम लोग माइनस को क्या बोलते हैं माइनस, है ना। तो माइनस
100 आ रहा है सी, तो सी से जितने भी बनने वाले हैं वो सभी क्या होता है, घटते क्रम में होता है। इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉस भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कोट भी सी से, है ना, और कोसेक भी सी से, तो C4 है ना, ये आपका जो सो माइनस बोलते हैं सी आता है ना, तो उसमें जो सो ये सभी जितने भी सी से बन रहा है ये सभी हो जाएगा घटता जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा, ठीक है। तो इस रूप से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ है आपका परिभाषा लिखी हुई है ना, जो कि आपके कुछ पूछे जाते हैं, जैसे प्रायिकता में पूछ लिए जाते हैं, या तो फिर आपको माध्य निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। तो यदि इसका परिभाषा याद है तो ही बनेगा, अन्यथा ना बनेगा। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण हम परिभाषा लिख चुके हैं यहाँ पर, ध्यानपूर्वक से देखते चलिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 है ना, डॉट डॉट इन्फिनिटिव है ना, यानी कि इस प्रकार से अनंत तक चलती रहेगी। और प्रथम जो प्राकृत संख्या होगी वो 1 होगी, और बड़ी जो प्राकृत संख्या होगी वो तो अनंत होगी, है ना, इसकी तो गिनती है ही नहीं। चलिए अब आता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 इसी तरह से अनंत, है ना। वास्तविक रूप से सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या होती है, परंतु शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, है ना, इसी तरह से आगे। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या होगा विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11, है ना, ये सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 1, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या या उसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ये कैसी संख्या होती है, तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इसी तरह से, यानी ये सभी जो संख्या ये तो या तो खुद से ही भाग लगेगा या तो फिर एक से लगेगा और किसी अन्य प्राकृत संख्या से नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और एक जो सो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 2 है। चलिए अब देखिए हम देखते हैं यौगिक संख्या, ठीक है ना। यौगिक या तो उसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। ये देखिए वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 4 6 8 9 10, है ना, इस तरह से सबसे, यानी कि जो हमारा ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पे जो भी हमारा ये आपका रूढ़ संख्या यानी कि अभाज्य संख्या में जो भी संख्या छूटा था वो सभी हो जाएंगे आपका यौगिक संख्या, ठीक है। चलिए और सबसे छोटी जो यौगिक संख्या होती है वो होता है 4, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्या होता है 4। चलिए अब आते हैं सह अभाज्य या तो असहभाज्य संख्या, है ना। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं यदि उसका मसह यानी महत्व समवर्तक, है ना, यानी ये CF 1 के बराबर हो, यानी जब मसह निकालेंगे उसका आंसर जब 1 आ जाएगा 2 ऐसी संख्या का प्राकृत संख्या का, तो वैसी संख्याओं को ही हम लोग असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 7 9 9 16, है ना, जब इन दोनों का आप निकालोगे SCF तो कितना आएगा आंसर 1, तो 1 के बराबर यदि आ जाए उसको कहे वैसे ही संख्या को हम लोग कहेंगे सह अभाज्य या तो असहभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एलजेब्रा में। एलजेब्रा से जो भी कुछ प्रमुख सूत्र हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बीजगणित से, उन सभी सूत्र के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। देखिए A² + B² + C² बराबर होगा A + B का होल स्क्वायर, माइनस में, है ना, 2 × AB, है ना, AB + BC + CA, ठीक है। इसके बाद A + B का होल स्क्वायर क्या होगा, A + B का होल स्क्वायर होगा A + B, है ना, और A + B 2 बार हम लिख सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि A² + B² + 2AB, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं A - B का होल स्क्वायर + 4AB, ठीक है ना, यानी 4AB। इसके बाद A - B का होल स्क्वायर क्या होगा, A² + B² - 2AB, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको A + B का होल स्क्वायर - 4AB, ठीक है ना। अब A² - B² का क्या होगा फार्मूला, A + B और A - B, ठीक है ना, A + B और A - B। और एक है आपका कि A + B का होल क्यूब क्या होगा, तो A³ + B³ + 3AB × A + B, है ना, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A³ + B³ + 3A²B, है ना, और प्लस 3AB², ठीक है। चलिए अब एक और सूत्र है आपका कि AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, तो A + B × A² + B² - AB, ठीक है। और A - B का होल क्यूब क्या होगा, AQ - BQ - 3AB, है ना, × A - B, है ना, या तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AQ - BQ - 3A²B + 3AB², ठीक है। और एक फार्मूला है कि AQ - BQ का क्या होगा, तो A - B × A² + B² + AB, ठीक है।
और देखिए एक फार्मूला और है यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2ca। या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए सभी में 2 कॉमन हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेकर के कि 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। और एक फार्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ठीक है ना। या तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी विद्यार्थियों तक इसको फैला दें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, है ना। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।